गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं धीरज कुमार सिंह आप लोगों का दर्शन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम जैसे एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, रेलवे के 2 एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेल वार्डर, फायरमैन आने वाले हैं और भी अन्य एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं। इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये क्लास और आपकी अपकमिंग क्लासें लेकर आया हूं और इनमें जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं आपका इस क्लास के अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ये मैं नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने एक टॉपिक इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन दोनों में से अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था एक ग्रीक वर्ड होता है, इकोनॉमी एक ग्रीस देश का ग्रीक वर्ड है जिसको हम हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था, अगर मैं इस अर्थव्यवस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जैसे पहला अर्थ, और अर्थ का मीनिंग होता है पैसा, और व्यवस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, हिंदी में कहते हैं प्रणाली। यानी कि बात सीधी है, पैसे के सिस्टम को बनाना, पैसे के सिस्टम को बनाना अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब सीधा है कि किस पैसे को कैसे खर्च करना है, उसको सिस्टमैटिकली खर्च करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास हम अपना पहला टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपना टॉपिक लिखिए। पहला आज का टॉपिक होगा यूएनओ, यूएन, और इसी का दूसरा नाम होता है यूएनओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, यूएन अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो होता है यूनाइटेड नेशन। अगर मैं यूएनओ को इलेबोरेट करूं तो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो होता है बच्चों, संयुक्त मतलब जोड़, राष्ट्र मतलब देश, और संघ मतलब एक संस्था। यानी कि देशों को जोड़कर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूएनओ। यूएनओ बनने का कारण क्या था, आपको देखिएगा जरा, कि आपने सुना होगा विश्व युद्ध हुए थे हमारे विश्व में। 2 बार विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध मतलब है कि जब विश्व स्तर पर देशों की आपस में लड़ाई हुई उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। और विश्व युद्ध हमारे आज तक 2 बार हुए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला, जिसमें हमारे 32 देश से अधिक शामिल थे। इसी के बाद सेकंड विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। सेकंड विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ और 45 तक चला, जिसमें 30 से अधिक देश शामिल थे। अब हुआ यूं कि देशों की जब आपस में लड़ाई हो रही थी तो देशों का नुकसान हो रहा था। उस नुकसान को खत्म करने के लिए ही कुछ देश बाहर निकल के आए, जिसके लिए उन्होंने आवश्यकता जताई कि हम देशों का ऐसे नुकसान होता रहेगा तो विश्व बर्बाद हो सकता है। अब उस बर्बादी को रोकने के लिए ये विश्व युद्ध को रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी थी। अब इस रोकथाम के लिए कुछ देश बाहर आए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे यूएस, यूके, रशिया, ये कुछ देश बाहर आए और इन देशों ने आवश्यकता जताई कि विश्व युद्ध खत्म होना चाहिए और विश्व को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, विश्व को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो आपस में देशों को जोड़ कर रखे। यानी कि ये बात चल रही है 1942 की, 1942 की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने संस्था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था यूएन का नाम सजेस्ट किया था। इसी के साथ साथ यूएन की स्थापना हुई। यूएन की स्थापना के समय मैंने कहा 51 देश शामिल थे।
अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं, इसको और थोड़ा सा बढ़ाकर बताऊं तो होगा 50 प्लस भारत, यानी कि स्थापना के समय यूएन के 51 देश शामिल थे और भारत भी स्थापना के समय उसका एक सदस्य था। इसी के साथ साथ आज अगर बात करें तो यूएन कहता है विश्व में 195 देश हैं, 195 कंट्री हैं, जिनमें से 193 यूएन के सदस्य हैं और 2 देश यूएन के सदस्य नहीं हैं। ये प्रत्याशित सदस्य हैं, प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं, ये प्रत्याश कर रहे हैं कि हम भी यूएनओ में जुड़ जाएं। अब आप लोगों के माइंड में एक विचार आ रहा होगा कि सर एक यूएन आपने लिखा और एक यूएनओ, सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, मैंने लिखा यूएनओ बराबर यूएन, इसका मतलब है इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अंतर बताऊंगा। मैंने कहा यूएन के 6 अंग होते हैं, यूएन हैज 6 ऑर्गन्स, यूएन के 6 अंग होते हैं और 6 अंगों को एक साथ मिला दूं तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जाता है यूएनओ। अब यूएनओ को बनाने के लिए 51 देश एक साथ आए, आज इसके 193 देश सदस्य हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ आप इसको लिख भी सकते हैं और लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप्स पर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूएन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला बिंदु आपके सामने, पहला पॉइंट डालिएगा प्यारे बच्चों, स्थापना इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मेशन कहा जाता है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसीलिए प्यारे बच्चों 24 अक्टूबर को एक दिवस भी बनाया जाता है, उस दिवस का नाम है यूएन दिवस या यूएन डे कहा जाता है। यूएन डे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें, यूएन एक प्रकार का ऑफिस बनाया गया बच्चों। अब जब ऑफिस होगा तो जाहिर सी बात है एक मुख्यालय भी होगा, और मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहा जाता है। मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों मुख्यालय इसका अमेरिका और होता है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा पद जो यूएनओ को चलाते हैं, जो संभालते हैं, उनका पद का नाम है सेक्रेटरी जनरल, हिंदी में कहें महासचिव। महासचिव की अगर बात करें तो महासचिव यूएनओ को ऑपरेट करते हैं और सबसे बड़ा पद महासचिव का ही होता है। अगर आज की बात करें तो यूएनओ के इस समय 9वें नंबर के महासचिव हैं, नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल, आपने नाम सुना होगा, पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं, यानी कि पुर्तगाल के पूर्व पीएम रह चुके हैं। अब एंटोनियो गुटेरस इस पद पर 2017 से कार्य कर रहे हैं और एंटोनियो गुटेरस इस पद पर 5 वर्षों तक कार्य करेंगे। 5 वर्षों तक कार्य करेंगे एंटोनियो गुटेरस। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एंटोनियो गुटेरस से पहले कौन थे? एंटोनियो गुटेरस से पहले यानी कि पूर्व महासचिव, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, तो उनका नाम मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 8वें नंबर के महासचिव, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 8वें महासचिव, नाम सुना होगा बान की मून। बान की मून काफी चर्चित नाम है ये, और बान की मून दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये पद 10 सालों तक संभाला, यानी कि 2007 से
और 2017 तक इन्होंने ये पद संभाला। उसके बाद ये एंटोनियो गुटेरेस के रूप में चुने गए। इसके बाद इसमें महासचिव के बाद अगला पद होता है उप महासचिव। उप महासचिव यानी कि महासचिव से जो छोटा पद होता है उस पद का नाम कहते हैं उप महासचिव। इंग्लिश में डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। उप महासचिव इस समय 5वें नंबर की नाइजीरिया की मैडम है, नाम है अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद इस समय उप महासचिव हैं और ये देश का नाम आपने सुना होगा, अफ्रीका महाद्वीप का देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, और आप सब जानते होंगे अफ्रीका महाद्वीप में विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं बच्चों। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं, यानी कि विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं और 7 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा देश वाला महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें लगभग 56 देश होते हैं। इसके साथ साथ आगे अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट बच्चों लिखते हैं और ये है सदस्य देश। सदस्य देश यानी कि मेंबर स्टेट। और सदस्य देश की बात करें तो अगर 1945 में हम देखें, जैसे कि बताया 51 देश, आज 2020 की बात करें तो 193 कंट्री यानी कि 193 देश हैं। अगर मैं बात करूं कि अंतिम सदस्य देश यानी कि लास्ट कंट्री जिसने यूएन ज्वाइन किया, अंतिम सदस्य देश, ये भी दक्षिण अफ्रीका का ये भी अफ्रीका महाद्वीप का है, साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान इस देश का नाम है। और ये दक्षिण सूडान 2011 में यूएन का सदस्य बना। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। यूएन की भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस, भाषाएं की बात करें प्यारे बच्चों तो भाषा इसमें होती हैं 6 और 6 भाषा आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी पहली भाषा है और अंग्रेजी को आप सभी जानते हैं ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी बहुत फेमस है भैया। आगे चलते हैं। अंग्रेजी के बाद है रूसी। रूसी मतलब है रूस की, रशिया की, रशियन कहते हैं इसको। आगे है चाइनीज यानी कि चीनी। चीनी खाने वाली नहीं है, ये भाषा है। आगे चलते हैं। चीनी के बाद अरबी, अरब देश की है। इसके बाद स्पेनी, स्पेन की होती है। इसके बाद फ्रेंच, फ्रांस की होती है। तो प्यारे बच्चों ये कुल 6 भाषाएं यूएन में होती हैं, लेकिन इन 6 भाषाओं में 2 लैंग्वेज में काम होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग लैंग्वेज की, कार्य भाषा की। तो कार्य भाषा की अगर मैं बात करूँ तो कार्य भाषा होती है केवल और केवल 2, और 2 आपके सामने बहुत बार एग्जाम में आया कि इनमें से कौन एक यूएन की कार्य भाषा है। तो आंसर होगा आपका अंग्रेजी, और अगर अंग्रेजी ऑप्शंस में नहीं होगा तो आप लिखेंगे फ्रेंच। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी। ये 2 भाषाएं वर्किंग लैंग्वेज हैं, कार्य भाषाएं। इन 2 भाषाओं में यूएन में कार्य किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी के साथ साथ 1-2 पॉइंट और रहा है, फिर इसके अंगों की बात करते हैं। यानी कि मैंने डिस्कस किया था यूएन के 6 अंग होते हैं और 6 अंगों को एक साथ मिला दिया जाए तो यूएनओ कहा जाता है। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसी के साथ साथ मैं आगे आपके कंटिन्यू पॉइंट करता हूँ। तो बच्चों अगर मैं कंटिन्यू पॉइंट लिखूँ तो अगला पॉइंट होता है यूएन के अंग, और यूएन के 6 अंग होते हैं। तो लिखेंगे यूएन के 6 अंग होते हैं। और ध्यान दीजिए इन 6 अंगों में से 100% हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि यूएन से हर एग्जाम में, कितना छोटा एग्जाम हो 10th लेवल का या कोई भी अदर एग्जाम्स का एग्जाम हो, सिविल लेवल का एग्जाम हो, उनमें से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं यूएन के अंग।
यूएन के 6 अंग होते हैं, उन 6 को हम आज अपने क्लास के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यूएन के पहले अंग को डिस्कस करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्गन्स ऑफ यूएन। पहले अंग का नाम आपने सुना होगा और नहीं सुना तो सुनिएगा। पहला अंग होता है यूएनजीए। यूएनजीए अगर मैं इसको इलेबोरेट करके बात करूं तो फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा कहा जाता है और महासभा जो होती है इसमें सभी देश हिस्सा लेते हैं। महासभा के नाम से जाना जाता है पहला अंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। महासभा में हर देश के प्रतिनिधित्व इसमें आते हैं और हिस्सा लेते हैं। मैंने कहा महासभा यानी कि यूएनजीए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऐसा कानून जिसको पूरा देश को मानना पड़ता है। मैंने कहा महासभा, यूएन ने कहा था कि विश्व में 195 देश होते हैं, लेकिन यूएन के सदस्य 193 होते हैं और 2 देश इसके सदस्य नहीं होते। लेकिन महासभा में 195 देश हिस्सा लेते हैं। 195 देशों से इस महासभा में हिस्सा लेने प्रतिनिधित्व आते हैं। और यदि बात होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, इंटरनेशनल ऑर्डर की, तो प्यारे बच्चों इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया जाता है वोटिंग से, और वोटिंग वही देश करते हैं जो इसके सदस्य देश होते हैं। यानी कि 193 सदस्य देश इसकी वोटिंग करते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने के लिए 193 सदस्य देश वोटिंग करते हैं और 193 सदस्य देश में से 2/3 की मेजोरिटी आ जाती है, यानी कि लगभग 128 वोट आ जाती हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून पारित हो जाता है और उसको हर देश को मानना पड़ता है। अब ये जो महासभा होती है हर साल, इस महासभा के लिए यूएन द्वारा एक अध्यक्ष चुना जाता है। हर साल एक अध्यक्ष चुना जाता है और ये महासभा 1945 से ही, यानी कि यूएन की स्थापना से ही स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं 2019 अध्यक्ष, और 2019 का जो अध्यक्ष इसके लिए चुना गया था, ये 74 नंबर के थे और इनका नाम है तेजानी मोहम्मद बंदे। तेजानी मोहम्मद बंदे अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया से संबंध रखते हैं। यानी कि ये बात चल रही है 2019 की और ये महासभा हो चुकी है। आगे बात करते हैं 2020 की, 2020 की। 2020 के लिए अध्यक्ष चुना जा चुका है, लेकिन ध्यान में रखने योग्य बात यह है, ये अध्यक्ष 75वें नंबर के होंगे। ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछेगा। हाल ही में यूएन के 75वें अध्यक्ष, यूएन के महासभा के 75वें अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका नाम तो लिखिए, उनका नाम वोल्कन वोजरिक। वोल्कन वोजरिक जो कि बेल्जियम देश से संबंध रखते हैं। वोल्कन वोजरिक 75वें अध्यक्ष यूएनजीए महासभा के चुने गए हैं। और इस बार महासभा, यानी कि स्थापना से आज तक 75 सालों में महासभा आज तक वर्चुअल महासभा नहीं हुई, लेकिन 75वीं महासभा इस बार कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। इस बार
प्रतिनिधित्व अपने अपने देशों से महासभा में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने अपने वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे और उस लेक्चर को यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में उसको पहुंचाएंगे और अपने अपने लेक्चर का एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होगा हर देश का, उस लेक्चर को वहां तक पहुंचाया जाएगा, उसी के माध्यम से इस बार की महासभा गठित की जाएगी। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। हमारा पहला अंक का नाम है महासभा। महासभा के लिए हर साल होती है और महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो बच्चों 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, जबकि महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन यूएनजीए महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल और केवल 1 साल का होता है। इसीलिए मैंने कहा आप खुद देखिए, अगर 2020 में से आप 1945 को घटाते हैं तो 75 आपका आता है। और मैंने यही बात कही कि 75 नंबर का अध्यक्ष वॉल्कन वॉजरिक इस बार चुने गए हैं, जो कि 2020 महासभा के लिए काम करेंगे। मैंने कहा कि महासभा प्यारे बच्चों सितंबर और दिसंबर के बीच गठित होती है हर साल। इसी के साथ साथ हम अगला टॉपिक, अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अगला अंग आप सभी जानते हैं यूएनएससी होता है। यूएनएससी अगर इसको फुल फॉर्म बात करें, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। और बहुत ही इम्पोर्टेंट 2020 के एग्ज़ामों में आने वाला है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के हम एक रूप के सदस्य बन चुके हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको इसी अंक में पढ़ाता हूँ। सेकंड अंक का नाम है यूएनएससी सुरक्षा परिषद। कहते हैं सुरक्षा परिषद में 15 देशों का एक ग्रुप होता है, जो कि 2 प्रकार से होते हैं। अगर मैं 15 को 2 प्रकार से डिवाइड करूं तो इसमें होते हैं 5 + 10 कंट्रीज, 5 और 10 देश होते हैं। 5 होते हैं बच्चों स्थायी देश। स्थायी मतलब इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट, और परमानेंट देशों का कोई भी समय सीमा नहीं होती। इनके पास एक पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो पावर। इनके पास वीटो पावर होती है। बात करते हैं 10 देशों की। 10 अस्थायी देश होते हैं, 10 अस्थायी देश होते हैं। इनकी समय सीमा होती है और यहीं से पेपर में आने वाला है क्वेश्चन। इस चीज को, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा सभी। 10 देश अस्थायी होते हैं जिनकी समय सीमा होती है 2 वर्ष। और सभी ने सुना होगा अखबार में कि भारत यूएनएससी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुना जा चुका है। जून में 2 वर्षों के लिए चुना जा चुका है भारत अस्थायी सदस्य। मैं आपको बताऊं कि भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है 2020 और 2021 के लिए। 2020 और 2021 के लिए चुना गया। अगर मैं बात कहूं कि इससे पहली बार यानी कि 7वीं बार कब चुना गया था, तो मैं कहूं 2011 और 2012 के लिए चुना गया था। अगर मैं कहूं पहली बार कब चुना गया था भारत अस्थायी सदस्य, तो मैं कहूं पहली बार बच्चों ये 1950 और 1951 के लिए भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुना गया था। अब बात करते हैं स्थायी सदस्य 5 होते हैं और 5 के पास एक पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो पावर। यदि ये संख्या, कोई देश अपने आप को कहता है कि मैं स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के योग्य हूं, तो उस देश को लिखित में अपनी डिटेल देनी होती है। मानो कि एक देश है, अपना देश भारत, इंडिया कहता है, दावा करता है कि मैं स्थायी देश के योग्य हूं और
ये संख्या अगर 5 से 6 बढ़नी होती है तो इन 5 से 6 के लिए यानी कि पांचों देशों की सहमति होनी जरूरी होती है, पांचों देशों का एग्री होना जरूरी होता है। और आप लोगों को बता दूं, इसमें मेजॉरिटी काम नहीं होती। मेजॉरिटी काम नहीं करता ऐसा नहीं है बच्चे कि 4 हाँ कर दें 1 मना कर दे और सदस्यता मिल जाए। इसमें पांचों की हाँ होनी जरूरी है। और भारत अगर अपनी अर्जी देता है कि मैं स्थायी सदस्य के योग्य हूँ, मुझे स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का बनाइए, यूएन में देता है, तो यूएन के इन पांचों देशों का हाँ होना जरूरी है। यदि इन 5 में से एक भी देश मना कर देता है तो हमारी याचिका, हमारी रिक्वेस्ट खारिज हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जब खत्म हो जाएगी तो उसे कहेंगे बेटा 5 देश के स्थायी सदस्य याद करने की एक ट्रिक भी है इसी के साथ साथ, इसे कहते हैं रफसी। रफ जैसी कर सकते हैं ये देश, हमारी पिटीशन को रफ जैसी कर सकते हैं। और ये 5 देशों की याद करने की ट्रिक भी है। इन 5 देशों को अगर मैं इलेबोरेट करूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछता है इनमें से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो पहला देश आर को जानते हैं रशिया यानी कि रूस से, और यू को यूएस अमेरिका, यू को यूके ब्रिटेन, एफ से फ्रांस होता है बच्चे, फ्रांस होता है, और सी से होता है चीन। ये 5 देश स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में बैठे हैं। इन 5 देशों की हाँ होनी जरूरी है यदि भारत इसका सदस्य बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो एक ऑप्शन गलत होता है, बाकी 4 ऑप्शन मैच करते हैं। तो ये अब आपको देखना है, कोई सा भी वो दे सकता है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, अदर भी कोई भी देश दे सकता है। तो मैंने कहा ये 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनके पास वीटो पावर होती है। ये सब आपको मैं बता चुका हूं। और इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और हमारा आने वाला एग्जाम होगा भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार बना, 8वीं बार बना। पहली बार कब बना, 1950-51 के लिए। अंतिम बार कब बना, इससे पहले 7वीं बार बना था 2011-12 में। अब कौन सी बार बना है, 8वीं बार बना है 2020-2021 के लिए। आइए तीसरा अंक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा अंक आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस, आजकल करंट अफेयर्स में बहुत ही चर्चिल है, बहुत ही चर्चा में है। आपने नाम सुना होगा ICJ, यानी कि यूएन की स्थापना हुई। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा नाम भी लिया जाता है विश्व न्यायालय। यूएन ने कहा मैंने देशों को जोड़ा है, एक साथ कंबाइंड किए हैं देश। अब जब देशों को जोड़ा है तो देशों का आपस में भेदभाव भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। उस लड़ाई को निपटारा करने के लिए यूएन ने एक अंग बनाया, बहुत महत्वपूर्ण अंग है ICJ। ICJ की फुल फॉर्म कहें, हमारे PDF में आपको सारी फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको PDF मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंग्लिश में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हिंदी में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे शुरुआत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना यानी कि फॉर्मेशन साथ ही साथ यूएन के 1945 में हुई। लेकिन ICJ ने काम करना जो प्रारंभ किया बच्चे, ये प्रारंभ किया, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कार्य प्रारंभ। कार्य प्रारंभ लिखे 18 अप्रैल अगले साल, यानी कि 1946, 1946 आगे। इसका एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष का नाम है अब्दुल यूसुफ अहमद।
अब्दुल यूसुफ अहमद और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश का नाम सुना होगा, सोमालिया। सोमालिया की राजधानी का नाम है मोगाडिशु और मुद्रा का नाम होता है बिर। ये सब आपको अगली क्लास हमारे अपकमिंग टॉपिक में मिलेंगे, जब मैं आपको आने वाले टॉपिक्स लेकर आऊँगा। अध्यक्ष इस समय है अब्दुल यूसुफ अहमद, जो कि सोमालिया से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें जजों की संख्या नंबर ऑफ जजेस, यानी कि आईसीजे में 15 जज होते हैं और कोई भी दो जज एक देश से नहीं हो सकते, एक देश से नहीं हो सकते, यानी कि 15 जज 15 देश से बिलोंग करेंगे। अब क्या इन 15 जजों में भारत देश से जज है? तो मैं कहूंगा हाँ। तो अगला पॉइंट है भारत देश से जज फ्रॉम इंडिया। नाम सुना होगा, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, दलबीर भंडारी आईसीजे के जज के रूप में इन 15 जजों में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है बच्चों कार्यकाल, यानी कि जजों का कार्यकाल, और जजों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। अब बात करते हैं, यदि एक देश दूसरे देश से प्रॉब्लम करता है या लड़ता है तो वो अपना मुकदमा आईसीजे में लड़ेगा, और आईसीजे में ये 15 जज वोटिंग करके और इनका जो डिसीजन होगा, किस देश ने किस देश के फेवर में वोट किया, ये डिसीजन को अनाउंस करेंगे हमारे अध्यक्ष, आईसीजे के अध्यक्ष साहब अब्दुल यूसुफ अहमद जी। अब चर्चित टॉपिक आजकल के अखबारों में डेली देख रहे होंगे, कुलभूषण जाधव का केस आईसीजे में चल रहा है। 2 मिनट बताऊंगा जरूर कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव हमारा ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, जिसको पाकिस्तान ने जासूस के आधार पर उठा लिया। अब जासूस के आधार पर उठा लिया और कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में डाल दिया बच्चों। अब पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में कुलभूषण जाधव को डाल दिया और उसके ऊपर काउंसलर एक्सेस की परमिशन को खत्म किया और इसको बंद कर दिया पाकिस्तान जेल में। अब हमारे देश में ये बात पता चली कि हमारा ऑफिसर पाकिस्तान ने जासूस के आधार पर कैप्चर कर लिया। अब हमारे जब देश को पता चली तो हमारे देश के जाने माने वकील डॉक्टर हरीश साल्वे जी ने कहा, मैं कुलभूषण जाधव जी का केस सुषमा स्वराज से कहा, जो कि आज दुख खबरी है, हमारे बीच नहीं है। सुषमा स्वराज से प्रॉमिस किया कि 1 रुपए में कुलभूषण जाधव जी का केस लड़ेंगे। अब 1 रुपए में उनका केस लड़ रहे हैं, कुलभूषण जाधव का केस लड़ रहे हैं हरीश साल्वे, और हरीश साल्वे ने आईसीजे में जो केस लड़ रहे हैं, और बात करूं 2019 की, जुलाई 2019, बड़ा ही अच्छा दिन 18 जुलाई 2019, जिस पर वर्डिक्ट आया, निर्णय आया, और इस पे निर्णय आया कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं होगी। पहला वर्डिक्ट था कुलभूषण जाधव को फांसी तो नहीं दी जाएगी, और दूसरा पॉइंट आया कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस की परमिशन भी दी जाएगी। अब ये काउंसलर एक्सेस होता क्या है सर, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। काउंसलर एक्सेस का मतलब है बच्चे कि इंडिया देश से कोई भी वकील या कोई भी ऑफिसर अब इनसे मिल सकता है। आपने सुना होगा हिस्ट्री में काले पानी की सजा, बिना वकील बिना दलील, वही है ये। काउंसलर एक्सेस में आप वकील नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, और बिना दलील आप बात भी नहीं बता सकते अपनी। काउंसलर एक्सेस की परमिशन खत्म कर दी, मतलब अब हमारे हरीश साल्वे जी अपने क्लाइंट कुलभूषण जाधव से मिल नहीं सकते थे,
लेकिन उन्होंने अपने ही मुद्दे, अपने देश की सच्चाई के मुद्दे आईसीजे में रखे और आईसीजे ने जुलाई 2019 में 2 पॉइंट्स पर निर्णय दिया, वर्डिक्ट किया कि पहला काउंसुलर एक्सेस की परमिशन दी जाए। मतलब अब भारत से पाकिस्तान में भारत देश का वकील अब कुलभूषण जाधव से मिल सकता है। अब कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं होगी, यानी कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता। तो प्यारे बच्चों, आज के ये तीसरा पॉइंट हमारा खत्म होता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में बता रहा हूँ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा हेडक्वार्टर, यानी कि मुख्यालय। मुख्यालय बड़े ध्यान से सुनिएगा। 6 अंग होते हैं, 6 में से 5 का हेडक्वार्टर एक जगह है और 6ठे का अलग है। 6ठे का यानी कि आईसीजे का हेडक्वार्टर एक शहर का नाम है द हेग, और द हेग ये जो शहर है बच्चों, ये होता है नीदरलैंड में। नीदरलैंड ये जो देश है ये यूरोप का देश होता है। हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, भारत देश से जज का नाम पूछ लिया जाता है, जजों का कार्यकाल पूछ लिया जाता है। ये सब संबंधित क्वेश्चन आईसीजे से आते हैं। आईसीजे का सबसे ज्यादा पूछा जाता है हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड का एक फेमस शहर का नाम है द हेग, जबकि नीदरलैंड की राजधानी होती है, कैपिटल होती है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम और मुद्रा का नाम होता है यूरो। तो इसके साथ इस पॉइंट को खत्म करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पॉइंट का नाम यानी कि पॉइंट नंबर 4 जाना जाता है इकोसोक के नाम से। इकोसोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। पॉइंट नंबर 4 इकोसोक। अगर मैं इकोसोक की फुल फॉर्म बात करूं तो होता है बच्चे इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल हिंदी में कहूँ तो हिंदी में होता है इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक एवं सामाजिक। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है और मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दिख भी रहा है आपको। आर्थिक अलग, सामाजिक अलग। मैं कहूं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यूएन ने इकोसोक बनाया, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए यूएन ने इकोसोक बनाया। इन दोनों को सुधारने के लिए यूएन ने इकोसोक अंग बनाया और ये अंग नंबर 4 इकोसोक। आर्थिक स्थिति और आर्थिक, आप जानते हैं पैसों वाली स्थिति। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 बैंक बनाए। पहले का नाम विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक नाम जानते हैं आप, विश्व बैंक, और दूसरे का नाम आईएमएफ। और ये दोनों बैंक आप भली भांति जानते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपको मेरे द्वारा मिलेंगे डीप में। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम से। विश्व बैंक और आईएमएफ ये 2 बैंक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और ये मैं आपको अगले टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय बैंक में पढ़ाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक अगला टॉपिक होगा हमारी क्लास का, जिसमें विश्व बैंक और आईएमएफ पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों ये बैंक यूएन के अंडर कार्य करते हैं, जबकि विश्व के अन्य कोई भी बैंक यूएन के अंडर कार्य नहीं करता। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 बैंक बनाए, एक का नाम विश्व बैंक, एक का नाम आईएमएफ। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, समाज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे WHO, WIPO, ILO, यूनेस्को। ये सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएन ने बनाए। हेल्थ पर काम करता है WHO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपत्ति पे काम करता है विपो, लेबर पे काम करता है ILO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल पर काम करता है यूनेस्को। मैंने कहा ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको हमारे अगले टॉपिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक के बाद
इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के अंदर दिए जाएंगे, जिसमें हम सारे मुख्यालय, विश्व के लगभग सारे मुख्यालय हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में एक मुख्यालय आता है। यानी कि 1 नंबर हमारा यहाँ से फिक्स हो जाता है, 1 से 2 नंबर हमारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक से फिक्स होते हैं, और यूएन से 1 नंबर फिक्स हो जाता है। तो 3 से 4 नंबर का होता है, 3 से 4 क्लास हमारी ये फिक्स होती हैं, हर एग्जाम्स में आ रही हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा इकोसोक पार्ट नंबर 4, अंग नंबर 4 खत्म होता है। इसी के साथ साथ 5वां अंग स्टार्ट करते हैं। 5वां अंग का नाम है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट आप सभी जानते हैं, सेक्रेटरीट का अर्थ होता है सचिवालय। सचिवालय होता क्या है? मैंने कहा सचिवालय होता है बच्चे ऑफिस। सचिवालय होता है ऑफिस, और ऑफिस किसका होता है? जहां महासचिव बैठते हैं। और ऑफिस होता कहाँ पे है? हेडक्वार्टर में। न्यू यॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में होता है। और यहाँ से एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑफिस है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कैसे? बन ही नहीं सकता। इसके बाद अगला और अंतिम अंग, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र न्यायित प्रदेश, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप। और न्यायित प्रदेश, ये जो अंग है, अंतिम अंग, छठा अंग, ये प्रभावहीन हो गया। प्रभावहीन हो गया, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बंद हो गया 1994 में। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, और ये प्रभावहीन कर दिया गया। अब आपसे जितना मैंने पढ़ाया उससे 2 से 3 MCQs मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं? आंसर करेंगे 6 अंग होते हैं। लेकिन कार्यकारी अंग कितने हैं? 5। लेकिन आप आंसर में जैसे एग्जामिनर पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं, आंसर करेंगे 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में स्थित है। इसी के साथ साथ अब ये तो हमने पढ़ा यूएन और यूएन के अंग, और इसी के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के यूएन से संबंधित पॉइंट होते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, और आप भी पी लीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बताया अपनी वीडियो में कि यूएन और यूएन के अंग, यूएन एंड यूएन के ऑर्गन्स होते हैं। 6 अंग बताए। पहला अंग यूएनजीए बताया, जिसमें हर साल एक प्रतिनिधि हिस्सा लेता है हर देश से। अब प्रतिनिधि तो वर्ष में एक बार जाता है यूएन, जिसमें महासभा में हिस्सा लेता है। अब हमारे देश को रिप्रेजेंटेट तो भी तो करता होगा, हमारे देश का एक प्रतिनिधि होता होगा, जिसे कहते हैं स्थायी प्रतिनिधि। स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी प्रतिनिधि इंग्लिश में बोलेंगे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। हमारे देश का भारत से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की बात चल रही है, यूएन के लिए स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति, टी.एस. त्रिमूर्ति IFS
हैं। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन, जो कि पहले हुआ करते थे, का स्थान लिया है। करंट का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया नहीं है जब से बना है। ये मई 2020 को बने थे, मई में बने थे, मई में 2020 में। भारत से संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी प्रतिनिधि, फुल फॉर्म मैंने यहाँ दर्शाई है। स्थायी प्रतिनिधि को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश से यूएन में वोटिंग करते हैं। इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। आप लोगों को आईएफएस प्रॉब्लम कर सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि यूपीएससी से पास होते हैं लोग। इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेशी सेवा कर रहे हैं टीएस त्रिमूर्ति। और आप लोग ये भी जानते होंगे, जब फॉरेन के लिए काम कर रहे हैं तो फॉरेन की लैंग्वेज भी इनको आती होगी। तो टीएस त्रिमूर्ति ने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, हमारा यूएन समाप्ति की ओर चलता है। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन सभी को अच्छी तरीके से कीजिएगा। इन सभी पॉइंट्स का और इससे संबंधित जितनी भी थ्योरी है, हमारा बिल्कुल अपडेटेड असाइनमेंट आपको पीडीएफ के रूप में हमारे एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड होगा। सभी लोग उस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। पीडीएफ 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। जिस स्टूडेंट्स की जो भी लैंग्वेज डिजायरेबल है, उस चीज़ को फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें, आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार सिंह अब आप लोगों को करंट अफेयर्स की तरफ लेकर चलता हूं। आपको ये अंदाजा हो जाएगा इस करंट अफेयर्स की वीडियो से आपको कब और कितना पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की नई और बहुत ही फेमस करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट के साथ। अपॉइंटमेंट हिंदी में कहा जाता है नियुक्ति। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा अपॉइंटमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन, नियुक्ति से संबंधित, कि अभी हाल ही में एक नियुक्ति, मनोज सिन्हा की नियुक्ति किसी पद पर हुई है। वही मैं आप लोगों को इसमें कराने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपॉइंटमेंट नियुक्ति कही जाती है, और नियुक्ति से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि मनोज सिन्हा की नियुक्ति किस पद पर हुई है। आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज की डेट में कहें तो 2 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 2 यूटी से पहले ये एक राज्य हुआ करते थे, और राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। राज्य का नाम हुआ करता था जम्मू कश्मीर, और इस राज्य का भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया, और इन दोनों को यूटी के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का दर्जा भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को दिया था। यानी कि कहा जा सकता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 2 यूटी की घोषणा की थी, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन 2 यूटी के रूप में डिवाइड किया था, और ऐसी घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को। और ये घोषणा जो लागू होनी थी बच्चों, लागू यानी कि जब से मान्य थी, ये मान्य थी 31 अक्टूबर 2019 से। अब ये सारी डेटें आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, और मैं इनकी पूर्ण जानकारी आप तक अवगत कराऊंगा। तो अब आपने देखा कि एक स्टेट मतलब राज्य,
एक राज्य है जिसको 2 यूटी के रूप में दर्जा दिया और 2 यूटी बना दी, ऐसी घोषणा 5 अगस्त 2019 को हुई और 5 अगस्त 2019 की घोषणा लागू होनी थी भारत देश में 31 अक्टूबर 2019। यानी कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि जम्मू केंद्र शासित प्रदेश कब से लागू हुआ, आंसर करेंगे 31 अक्टूबर 2019। आपसे पूछा जाएगा लद्दाख को यूटी का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कौन सी दिनांक को दिया गया, 31 अक्टूबर 2019। इसी के साथ साथ आप जानते होंगे 2019 5 अगस्त को भारत सरकार की पार्लियामेंट ने घोषणा की थी कि धारा 370 को हटाकर, स्पेशल धारा को हटाकर और जम्मू कश्मीर को भारत के 2 यूटीज में मिला दिया। और पहले आप पढ़ा करते थे कि भारत में 29 तो राज्य हुआ करते थे और प्यारे बच्चों, और 7 हुआ करते थे यूटीज, 7 यूटीज हुआ करती थी। और अब आप देखिए राज्य में 1 माइनस करते हैं और यूटी में 2 जोड़ते हैं, तो अब इनकी संख्या 9 हो जाती है और इनकी संख्या 28 रह जाती है। तो कह सकते हैं आज भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैं। ये हमारी हुई पुरानी चर्चा। 31 अक्टूबर 2019 को ही डेट क्यों रखी, इसका एक छोटा सा रीजन है। आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश को जोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए और जोड़ने के लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम एक रूप में भी बनाते हैं। और आप सभी जानते हैं बच्चे, एकता दिवस यूनिटी डे के रूप में बनाते हैं और यूनिटी का ही काम अब 2 यूटी जोड़कर किया गया है। जब 370 धारा लगाई गई, ये एक टेम्परेरी बेसिस है, टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। अब इसको खत्म करके इस राज्य को 2 यूटी में परिवर्तित किया और ऐसी घोषणा 5 अगस्त 2019 को हुई और लागू होनी थी 31 अक्टूबर 2019 को। कारण था कि एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर बनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकत्र होने के लिए बहुत सारे योगदान किए हैं। और आज की करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट का टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होता है और जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल, क्योंकि यूटी है बच्चे, उपराज्यपाल हुआ करते हैं। उपराज्यपाल हुआ करते थे GS मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, GS मुर्मू कहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में मुर्मू होता है। GS मुर्मू ने अब इस पद से त्याग पत्र दे दिया है रिसेंट, और इनके त्याग पत्र को हमारे राष्ट्रपति साहब ने स्वीकार कर लिया है। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और जो कि भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। इन्होंने इनके त्याग को स्वीकार करके और भारत सरकार ने एक नए उपराज्यपाल कह सकते हैं सेकंड जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। दूसरे उपराज्यपाल, ये जो सेकंड उपराज्यपाल हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा काफी फेमस नाम है बच्चे। पिछली सरकार में भी मनोज सिन्हा राज्य मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी के व्यक्ति मनोज सिन्हा अब उपराज्यपाल के नए उपराज्यपाल बने हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो कह सकते हैं मनोज सिन्हा, जो कि रेलवे मंत्री थे राज्य स्तर पर रेलवे मंत्री पिछली सरकार में हुआ करते थे, अब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अभी रिसेंट में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने
जीएस मुर्मू का स्थान लिया है। जीएस मुर्मू ने त्यागपत्र दिया राष्ट्रपति साहब को और राष्ट्रपति साहब ने इनका त्यागपत्र स्वीकार किया है। इसके साथ साथ लद्दाख के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है आर के माथुर। आर के माथुर काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। आर के माथुर काफी फेमस पर्सनैलिटी है और इन दोनों की नियुक्ति एक साथ की गई थी, लेकिन किसी कारणवश पर्सनल रीजन अपने निजी कारण बताया और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति साहब ने त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया। तो अब इसी के साथ साथ मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब आप लोगों को हाईलाइट करता हूं और पूछा जाएगा 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा एकता दिवस। अब भारत में कितने राज्य हैं? आंसर करेंगे 28। भारत में इस समय यूटी कितनी है? 29। अभी हाल ही में मनोज सिन्हा को किसके रूप में इस समय यूटी है 9। इस समय हाल ही में मनोज सिन्हा को कौन से यूटी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो आंसर होगा आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। प्यारे बच्चों, आज का करंट का टॉपिक स्टार्ट होता है और अगली वीडियो में हम आप लोगों के पास तक बड़ी बड़ी करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे। उसी के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जाएगा हू पे हू एग्जाम्स में मिलाया जाएगा। ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, थैंक यू।